सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। यूपी का बजट सत्र 2 से 12 फरवरी तक चलेगा। सरकार 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। वहीं आज सत्र विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, जहां सत्र की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित हो जाएगी। बता दें कि दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह और दिवंगत विधायक एसपी यादव श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद योगी सरकार 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में शोक प्रस्ताव के बाद ये कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन हंगामे के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत की गई। वहीं आज की बात की जाए तो योगी सरकार के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में यूपी का बजट सत्र 2 से 12 फरवरी तक चलेगा। सरकार 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। वहीं आज सत्र विधानसभा का दूसरा दिन है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां सत्र की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या जानकारी है कि आज दूसरा दिन है, तो आज क्या क्या कार्य होंगे? बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का दूसरा दिन है और पहले दिन जब अभिभाषण हुआ था तो आपने देखा होगा कि जमकर हंगामा देखने को जी। मिला था। लेकिन आज जब दूसरा दिन है तो जाहिर बात दूसरे दिन की कार्रवाई में जो शामिल किया गया वो किया गया निधन की सूचनाएं। देखिए, 2 विधायकों के, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह का और दूसरा समाजवादी पार्टी विधायक एसपी सिंह का निधन हुआ है। जी। तो जाहिर बात है आज निधन का शोक प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद निधन का शोक पढ़ने के बाद 2 मिनट का मौन रखने के बाद आज की सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। इसके बाद 5 तारीख को सदन फिर से शुरू होगा और उस दिन बजट पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में। जी, अगर बात की जाए 5 तारीख की और ये 12 तारीख तक, यानी कि 2 फरवरी से लेके जो 12 फरवरी तक का समय दिया गया है, इसमें दिवाकर क्या कुछ होने वाला है? अब बिल्कुल देखिए, 5 फरवरी को फिलहाल सदन के पटल पे 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना बजट जो है वो पेश करेंगे और बजट पेश करने के बाद उस पे कहीं न कहीं सबके वक्तव्य होंगे। नेता सदन के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष पे अखिलेश यादव बोलेंगे और साथ ही तमाम दल जो हैं उनके जो नेता हैं, नेता विधानमंडल दल है वो सभी बोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अन्य विधायी कार्य जो है वो होंगे। फिर 6 और 7 तारीख को जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा होगी, अन्य विधायी कार्य होंगे। इसके साथ 7 और 8 पे बजट पे चर्चा होगी और उसके बाद 12 तारीख को बजट पे कहीं न कहीं जो प्रस्ताव पेश किया गया बजट उस पे ध्वनि मत कहें या फिर बहुमत कहे उससे पास कराया जाएगा। जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों में दौरा है। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी पहले कन्नौज, फिर संत कबीर नगर और फिर गोरखपुर पर जाएंगे, दौरे में रहेंगे और वहीं करीब दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज सीएम जाएंगे, जहां दिवंगत पूर्व एमएलए बनवारी लाल के घर जाएंगे, साथ ही पूर्व विधायक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 1:40 पर संत कबीर नगर के लिए रवाना होंगे, जहां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। सीएम मगहर महोत्सव में के समापन में भी शामिल होंगे। वहीं 360 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी दोपहर 3 बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर जाएंगे, जहां दिव्यांगजन रेनबो को फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपकरण भी वितरित करेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज सीएम योगी का 3 जिलों में दौरा है। सीएम योगी की ये तूफानी दौरा बहुत कुछ लेकर आएगा। कन्नौज, संत कबीर नगर, गोरखपुर का ये दौरा आज बेहद खास होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनेश, क्या जानकारी है कि आज गोरखपुर भी दौरा है, तो ऐसे में गोरखपुर को क्या योजनाएं, परियोजनाएं सीएम योगी के द्वारा मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं कुछ ना कुछ लोगों को सौगात देते हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहते हैं, या चाहे
जो अच्छे हो या दिव्यांगजन हो। तो आज जो देखा जाए दिव्यांगजन के जीवन में बिखेरेंगे खुशियों का इंद्रधनुष रंग, जी। जो कि 3 से 5 तारीख फरवरी तक दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। दिव्यांगजन को समाज व विकास की मुख्य धारा में शामिल कराने में जुटी योगी सरकार उनके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष रंग बिखेरने की एक नई पहल कर रही है। दिव्यांगजनों के लिए निहित प्रतिभा के मंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार 3 से 5 फरवरी तक दिव्यांगजनों के लिए फेस्टिवल कराने जा रही है। योगी आज बाबा गंभीर दास प्रेक्षागृह में होने वाले 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन 3 फरवरी को अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। दिव्यांगजनों के रेनबो फेस्टिवल में मेजबानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बैनर तले राजकीय दृष्टिबाधित बाधित इंटर कॉलेज लालडिग्गी द्वारा की जाएगी। इस फेस्टिवल में मुख्य रूप से 6 खंडों में नियोजित किया गया है। इसमें दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादनों का प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दिव्यांगजन संस्कृति प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। स्वावलंबी दिव्यांगजन तरफ से फूड कोर्ट लगाया जाएगा। दिव्यांगजन शैक्षिक पूर्वाभ्यास के लिए पुस्तक गैलरी बनाई गई है। रेनबो फेस्टिवल में मकसद दिव्यांगजनों का जी दिनेश, जानना चाहेंगे कि आज गोरखपुर दौरा है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो क्या ये सीएम योगी के जो 3 जिलों में दौरे हैं, ये आने वाले आगामी चुनाव में इनका कोई मुनाफा होगा सरकार को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर देखा जाए 2024 भी नजदीक है, तैयारियां चल रही है जोर शोर पे, सभी पार्टियां लगी हुई हैं और सीएम योगी भी लगे हुए हैं। यूपी खास माना था 80 सीटों का है, सबसे बड़ा जो सीट देने का काम यूपी करती है। प्रधानमंत्री का जो लोकसभा सीट 80 सीटों का काम करता है। और बात की जाए तो लेकिन अलग बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक अलग है पहल है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा हो, खेल हो, सामाजिक कार्य हो, सभी क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ तत्पर हमेशा रहते हैं, आगे रहते हैं। कहीं भी अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कई जो है खिलाड़ियों के लिए जो वो थे मैदान से खेल के मैदान उन्होंने बनवाया। और दिव्यांगजनों की पहली बार देखा जाए तो इस तरह का फेस्टिवल गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के अगर द्वारा किया जाए तो बड़ी बात है। दिव्यांगजनों को अभी तक कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था गोरखपुर में, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ तो बड़ी बात है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धनेश बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को एक हिस्ट्री शीटर ने जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं गोली लगने से मुनीर, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। मृतक के घर की दीवारों और सड़क पर फैला खून हमलावरों के खूनी खेल की कहानी बयां कर रहा है। आपको बता दें कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सहम गया। चंद मिनट में ट्रिपल मर्डर की सूचना से पूरा महकमा हिल गया। वारदात के बाद शुक्रवार को पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर घटना में इस्तेमाल जीप, लाइसेंसी राइफल और चालक को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीनियर अफसर भी डेरा डाले हुए हैं। भाई वो घर पे लल्लन खां और उनका लड़का आए थे, फरीद का घर था, वहीं पर गोली चला दी उन्होंने। और क्या, हम तो थे नहीं मौजूद, हम आपको क्या गलत गलत बता दें। बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद घर पे आकर बातचीत कुछ नहीं हुई। एक बंटवारे का था सिलसिला, जिसको कि आज निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये दबंगई दिखा के कहते थे कि नफा। 3 लोग डेथ हुई है। कुछ घायल वगैरह भी क्या है हमें नहीं मालूम। हम तो जब पहुंचे तो 2 जो जिंदा लग रहे थे उनको हमने गाड़ी में डाल के सीधा सरकारी अस्पताल मलियाबाद पहुंचाया। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की
उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि ये आपस में रिश्तेदार है जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर हैं। तो इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद को स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है, 315 बोर की वो राइफल है। और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे जहाँ पैमाइश हुई थी और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमने परिवार वालों के साथ में वार्ता की है। ये बहुत ही दुखद आपराधिक घटना है जिसमें जो अपराधी है वो हिस्ट्री सीटर है और उसने अपने ही परिवार के लोगों की यहाँ पर हत्या की है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया गया है। जो प्रश्न आ रहा था कि इसमें इन लोगों के बीच में क्या विवाद है, इसके संबंध में हमने अभी परिवार से पूरी बात की है। उनका कहना ये है कि ज़मीन संबंधी ये दोनों सगे भाई हैं। इनके लल्लन के भाई हैं सलीम, जिनकी बेटी को लल्लन और उसके बेटे ने गोली मारी है। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका आपस में कोई ज़मीन का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक संयुक्त खाता था जिस पर कि बंटवारे का मुकदमा हुआ था और बंटवारे का वाद निर्णीत हुआ था 2013 में। लेकिन उसको ये लगता था कि उसका जिसके साथ ज़मीन का विवाद है उसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन ये सब अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें तहरीर दी गई है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी भी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी। तो आप देख सकते हैं लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से सनसनीखेज मामला सामने आया। जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। योगी सरकार में कानून व्यवस्था फेल हो रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये पूरी कहानी जो ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया गया है? देखिए, इस तरीके से बात की जाए, शुक्रवार को ट्रिपल मर्डर जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में हुआ उससे पुलिस महकमे में तो हड़कंप मच गया, लेकिन वहीं अगर बात की जाए मलियाबाद का मोहम्मद नगर इलाका, वो भी पूरी तरीके से सहम गया। क्योंकि जिस तरीके से लल्लन खान ने इस घटना को अंजाम दिया, लल्लन खान एक हिस्ट्री सीटर है। क्योंकि अगर उसकी कहानी की बात की जाए तो वो अपने जमाने में गब्बर सिंह कहलाता था। क्योंकि बुलेट और घोड़ों से चलने वाला तो जो लल्लन खां है, इसको एक तरीके से कहा जाए तो मोहम्मद नगर का गब्बर सिंह कहा जाता था। और जिस तरीके से शुक्रवार को इसने घटना को अंजाम दिया, उस घटना के पीछे जमीनी विवाद सामने आया। क्योंकि जमीनी बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से फायरिंग की गई और हत्या की गई, उस मामले को लेकर के प्रशासन पर भी जाहिर सी बात है सवालिया निशान भी खड़ा हो गया। फिलहाल इन सभी मामलों में लीपापोती अगर करने की बात की जाए तो जो प्रशासन है वो इस मामले को लेकर के सीधा सा चुप्पी साध रहा है और इस मामले को रंजिश बता रहा है, वर्चस्व की लड़ाई बता रहा है। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जमीनी बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से तहसील स्तर पर ये मुकदमा चल रहा था, मुकदमे के प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से एसडीएम ने इस मामले को खारिज किया और खारिज करने के बाद मौके पर पैमाइश के लिए लेखपाल को भेजा था। लेखपाल मौके पर पैमाइश कर रहा था, लेकिन उसमें बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से दोनों परिवारों के बीच एक रंजिश चल रही थी, दोनों भाइयों के बीच, उस रंजिश को देखते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ना ही एसडीएम ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिया, ना ही लेखपाल ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। जब ये बड़ी घटना घट गई, उसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची है तो पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुट गई। फिलहाल अभी इस मामले की अगर बात की जाए, जिससे जो राइफल इस्तेमाल की गई थी वो राइफल पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही जो थार गाड़ी थी वो भी पुलिस कस्टडी में है। लेकिन अगर बात की जाए लल्लन खान की, तो लल्लन खान वो लगातार फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है इसमें कि जिस तरीके से लल्लन खान की जो गिरफ्तारी की बात की जाए, तो इस गिरफ्तारी में किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई है। भले ही 5 टीमें लगाई गई हैं लल्लन खान की गिरफ्तारी के लिए। इस मौके को लेकर के मौके पर
जो बात की जाए पुलिस कमिश्नर पहुंचे, लखनऊ के जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार पहुंचे और दोनों ने ही इस मामले को वर्चस्व की लड़ाई बताई है। लेकिन वर्चस्व की अगर लड़ाई की बात की जाए तो फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई में भी एक जमीनी विवाद सामने आ रहा है और जमीनी विवाद जो सामने है वो 6 फीट की जमीन को लेकर के एक परिवार का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया गया है। लेकिन जो खात्मे की बात अगर की जाए, क्योंकि सरकार भी इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से सख्त रवैया अपनाते हुए कई बार निर्देश दे चुकी है कि तहसील स्तर पर या फिर पुलिस प्रशासन के पास जो भी जमीनी स्तर के जो मामले पहुंचते हैं उस मामले को लेकर के हीला हवाली ना बरती जाए, पूरी तरीके से सख्ती बरतते हुए उसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन जो कार्रवाई की बात की जाए, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ का जो मलियाबाद इलाका है वहां पे जो घटना घटी है, उस घटना ने एक बार फिर से लोगों के जहन में देवरिया हत्याकांड भी उजागर कर दिया। क्योंकि देवरिया हत्याकांड में जिस तरीके से नरसंहार हुआ था, उस दौरान जिस तरीके से जमीनी विवाद सामने आया था उसमें कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राजधानी लखनऊ में जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी कलम बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अभी कोई भी नहीं ले रहा है। फिलहाल आज उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव जो है मलियाबाद पहुंचेगा, जहां पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार की अगर बात की जाए, जो परिवारों के बीच में आक्रोश की जो लहर देखने को मिल रही है, आक्रोश जो देखने को मिल रहा है वो काफी आक्रोश व्याप्त है। और जो मलियाबाद का मोहम्मद नगर है वो इलाका भी पूरी तरीके से सहमा हुआ है, क्योंकि दोनों ही परिवार जिस तरीके से बात की जाए, एक तरीके से आपराधिक किस्म का जो हिस्ट्री सीटर रहा है और जो दूसरा परिवार है वो भी इस मामले में कहीं कम नहीं है। क्योंकि तो अगर परिवार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए लोग नजर है। क्योंकि जिस तरीके से जो वहां पर से जो चुनाव की अगर बात की जाए तो लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ते नजर आए हैं इस पार्टी के लोग। देर रात की अगर बात की जाए, पोस्टमार्टम हाउस पर भी कई सपा नेता भी वहां पर पहुंचे थे और उस दौरान काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। इन सभी मामलों को लेकर के अगर क्षेत्र की बात की जाए मोहम्मद नगर की, तो वहां पर पीएससी के साथ जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरीके से तैनात है कि किसी तरह के जो माहौल की स्थिति है वो न बिगड़ने पाए। सवाल ये उठता है, धारा 144 जो लागू है राजधानी लखनऊ में, धारा 144 में जिस तरीके से पुलिस की गश्ती की बात की जाए, पुलिस की सक्रियता की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई साफ तस्वीर नजर आई है। और लल्लन खां आखिर कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ गायब हो गया, इस मामले में भी खास अभी जानकारी नहीं मिल पाई। दावा ये किया गया है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लल्लन खान की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे 5 टीमें जो लगाई गई हैं, वो 5 टीमें अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरीके पर काम करते हुए लल्लन खान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन लल्लन खान आखिर पुलिस की गिरफ्त में कब तक आएगा, इस घटना के पीछे वजह जमीनी विवाद या फिर आपसी रंजिश, इसका खुलासा लल्लन खान की गिरफ्तारी के बाद आएगा। फिलहाल अब भी सवाल यही है कि आखिर जो सरकार के स्तर पर जो कार्रवाई की बात की जाए, वो कार्रवाई की जद में क्या लेखपाल आएंगे या फिर एसडीएम आएंगे या फिर जो कानूनों की अगर बात की जाए, जो जमीनी स्तर पर रहकर काम करते हैं, वो पैमाइश करते हैं, माहौल जो जमीनी स्तर के माहौल की स्थिति भापते हैं, उस स्थिति भापने के बाद ऊपर अधिकारियों को जो इसकी सूचना देते हैं, उस सूचना के बाद पुलिस फोर्स की मदद मांगी जाती है। इन सभी मामलों में जो लापरवाहियां रही हैं, वो लापरवाही आखिर किसकी तय की जाएगी। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।